और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की, जिसकी तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ की बात करें तो यहां पर थर्ड वेव के लिहाज से तैयारी तेज है। लखनऊ में 560 बेड बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे। केजीएमयू में 50 वेंटिलेटर युक्त समेत 100 बेड का इंतजाम है। बलरामपुर अस्पताल में भी 40 बेड का पोस्ट कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। एसजीपीजीआई में 18 चिकित्सक और 25 रेजिडेंट सुपर स्पेशलाइज्ड चिकित्सक उपलब्ध हैं, जो कि 50 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड चलाने में सक्षम है। इसमें 25 बेड रहेंगे। इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के निर्देश पर जो भी वार्ड बनाए जाए, उनके बाहर एक कक्ष स्थापित किया जाए, जिसमें आइसोलेशन वार्ड में रह रहे बच्चों के अभिभावक उनसे मिल सकें तथा अभिभावकों और बच्चों के मिलने का समय निर्धारित किया जा सके। उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने 2 बाइक और साइकिल में टक्कर मारी और इस सड़क हादसे में एक बच्चे के साथ 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो बोलेरो ने 2 बाइक और साइकिल में टक्कर मारी है। रफ्तार का कहर देखने को मिला उन्नाव में। सड़क हादसे में एक बच्चा समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन्नाव की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बोलेरो ने 2 बाइक और एक साइकिल में टक्कर मारी। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां खतौली इलाके में एक युवती ने गन पॉइंट पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। आरोप है कि घर में घुसकर युवती के साथ 3 युवकों ने तमंचे के बल पर रेप किया और घटना के बाद वहां से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गोरखपुर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कर्फ्यू की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये एक शादी का वीडियो है, जहां युवक तमंचे पर डिस्को करता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद 2 युवकों की पहचान कर ली गई है। अब पुलिस अवैध असलाहा लेकर डांस करने वालों की तलाश में जुट गई है। चलिए अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर केजीएमयू में तैयारी तेज है। केजीएमयू में 100 बेड्स वाला बाल चिकित्सालय कोविड अस्पताल तैयार है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की जेल फिलहाल नहीं बदली जाएगी। मुख्तार को अभी फिलहाल यूपी की बांदा जेल में ही रहना होगा। सरकार की तैयारी है मुख्तार को बांदा जेल में ही रखा जाए। अयोध्या में वॉल पेंटिंग को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। संतों की माने तो अयोध्या के कण कण में श्री राम है, इसीलिए ऐसी जगहों पर पेंटिंग लगे जहां लोग लापरवाह ना दिखें। अंबेडकर नगर में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। सिर्फ 9 मामले और 1 मौत के बाद एक्टिव केसों की संख्या यहां 356 रह गई है। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए जिला अस्पताल में 20 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड आईसीयू और 20 बेड का एससीयू बनाया जाएगा। औरैया जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर में मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। कहा कि जिले में 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। सुल्तानपुर में मॉडर्न थाने बंधुआ कला के एसओ प्रवीण यादव ने अवैध शराब के धंधे को खत्म करने के लिए एक सार्थक कदम उठाया। उन्होंने अवैध शराब का काम करने वाली महिलाओं को ऐसा न करने की शपथ दिलाई है। सीतापुर में गांव की सरकार की पहली बैठक में जमकर बवाल हुआ है। यहां प्रधानी चुनाव में हारे और जीते प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। कहा सुनी बढ़ने पर दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अमेठी पुलिस ने 25,000 के शातिर इनामी सुनील गुप्ता को पकड़ा है, जिसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और लूट का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। आरोपी पर हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हैं। और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से टल चुकी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर इसी हफ्ते फैसला होगा और कोरोना से बने हालात में छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल है कि उनकी परीक्षा होगी या नहीं।
और अगर होगी तो उसका पैटर्न बदलेगा या नहीं। इन सभी अटकलों पर बहुत जल्द लगाम लगने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। ऐसे में परीक्षाओं के स्वरूप और छात्रों के भविष्य को लेकर जल्द फैसला आने वाला है। माना जा रहा है कि 29 मई को सीएम खुद इस पर फैसला करेंगे। यूपी बोर्ड 10वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर फैसला इसी हफ्ते होना लगभग तय है। फिलहाल उम्मीद यही लगाई जा रही है कि प्रदेश सरकार इन छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा ही प्रमोट करने की तैयारी में है। बहरहाल अब यह प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय भी होगा। दरअसल 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी थी। कोरोना की वजह से परीक्षाएं स्थगित हुई और 10वीं में 29,94,312 छात्र छात्राएं शामिल होने वाले थे। इंटरमीडिएट में 26,09,501 छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, जबकि कुल 56 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होने वाले थे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाओं को प्रमोट करने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं के छात्र छात्राओं के छमाही और प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंक के साथ ही इनके 9वीं के अंक भी मांगे हैं। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस ही स्कूल्स में हो पाई हैं और पूरे साल फिजिकल क्लासेस अच्छे से नहीं हो पाई हैं। अब एक बार फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। एग्ज़ाम्स में डिले की वजह से स्टूडेंट्स में मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो सकता है। So this is a humble request to all the senior officials to take the decision as early as possible about our future. सबसे ज्यादा असमंजस के हालात इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के छात्रों को लेकर है। इनकी परीक्षा का फैसला केंद्र को लेना है। कोरोना की वजह से छात्रों का पूरा सत्र प्रभावित हो चुका है। ऐसे में परीक्षा पैटर्न और परीक्षा के समय को लेकर छात्रों में कई तरीके के सवाल हैं। जहाँ तक कोविड से पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन हम सब बच्चों की परेशानी का सबसे बड़ा विषय है एग्ज़ाम की टेंशन कि एग्ज़ाम होंगे, हमारे एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ेगा, कितने विषय का पेपर होगा, पेंटिंग का होगा, कहीं ऑनलाइन परीक्षा तो नहीं होगी। सारे बच्चों के माइंड में सारी टेंशन चल रही है कि सरकार इसका निर्णय कब लेगी, पता नहीं हमारा माइंड कब फ्री होगा। जहां हाई स्कूल के छात्रों के मन में प्रमोट किए जाने के कयास हैं, तो वहीं इंटरमीडिएट के छात्रों के मन में कई सवाल हैं। इसकी बड़ी वजह प्रतियोगी परीक्षाओं में 12वीं के अंक का देखा जाना है। फिर वो मेडिकल की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की, 12वीं के परिणाम पर ही छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं बुंदेलखंड की खबरों का फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। महोबा में प्रयागराज से लौट रही अनियंत्रित बोलेरो कार एक पेड़ से टकराकर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कार में सवार एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। झांसी में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने शपथ ग्रहण के बाद गांव में बार बालाओं से डांस कराया तो नोटों की बारिश भी की। जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई। कच्चे मकान में लगी आग से लाखों के नुकसान की खबर है। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल इस आग पर काबू पाया। हमीरपुर में कई प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों में मनमाने पैसे वसूलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों पर छापा मारकर जांच की, जिससे हड़कंप मच गया। जालौन डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने को लेकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर पहुंचकर जायजा लिया। कई जगह कोरोना किट भी बांटी गई। बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब घटकर मात्र 9 रह गया है। तो ये बुंदेलखंड की खबरें थी। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश भाजपा केंद्र सरकार के 7 साल के कामकाज को लेकर प्रदेश के 20,000 गांव में जाने की तैयारी में है। मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज के अलावा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी गांव-गांव में जनता के बीच कोरोना संकट में सेवा कार्य करेंगे। इसके अलावा पार्टी की तरफ से रक्तदान शिविर भी लगाएंगे।
हालांकि माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी की तैयारी आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जमीन तैयार करना भी है। इसके तहत पार्टी के विधायक, सांसद, बड़े पदाधिकारी 27 मई से लेकर 29 मई तक सेवा कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस और काम करती है, इस बात को ध्यान में रखकर काम करती है कि हम जनता के साथ सीधा जुड़ें। अभी भी जनमानस के बीच में जाने का विधायकों का है, लेकिन ये इस प्रकार की बीजेपी में हमने पिछले 4 साल देखें तो हर साल, ये कोई पहला वर्ष नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले इसलिए जनता के बीच में जाना है। प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनके हर साल पूरे होने के ऊपर भी तब भी हम इस प्रकार की योजना बनाते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के गाँव में जाएँ। उत्तर प्रदेश सरकार का भी जिस समय हर वर्ष पूरा होता गया तो हमने इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए थे। उधर वाराणसी में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब नए सिरे से तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत वाराणसी और उसके आसपास सक्रिय अपराधियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बीपी गंगा से खास बातचीत में ये बताया कि वाराणसी पुलिस अब ऐसे अपराधियों की पूरी जानकारी निकाल रही है जो अपने पुराने पते को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ऐसे अपराधियों के घर घर जाकर पुलिस उनका कंप्यूटराइज्ड डेटा तैयार कर रही है ताकि आने वाले दिनों में सिर्फ एक क्लिक पर किसी भी अपराधी का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने हो। देखिए, ये हम लोगों ने एक रणनीति तैयार करी है। पिछले जो 5 सालों में अपराधी जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त पाए गए थे, जिनके हमारे पास उनका पूरा विवरण है, उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी करने के लिए ये हमने ऑपरेशन लॉन्च करा है। 2700 अपराधियों की डोजियर हमारे पास है, उसको थाने वाइज और चौकी वाइज हमने बांटा है और प्रत्येक थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को ये जिम्मेदारी दी है कि उस अपराधी के घर पे जाके वो दस्तक देगी, उसके वर्तमान गतिविधियों के बारे में जानकारी करेगी। यदि वो घर पे मौजूद नहीं है तो आगे हमें क्या करना है, उसकी रणनीति आगे की हम लोग खाका खींचेंगे। तो चलिए अब पश्चिम यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। नोएडा की फेज 2 पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी और प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने प्रेमी के लिए पति के सर पर ईंट से हमला कर दिया था। आगरा में ऑडियो कांड के बाद पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह पर वार्ड 41 से जिला पंचायत सदस्य के अपहरण का आरोप लगाया। पीड़ित जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि दिल्ली और आगरा में उसे अलग अलग जगह रखा गया, आरोपी की प्रमाण पत्र तक छीन लिया गया। गाजियाबाद में शराब से भरी गाड़ी को अज्ञात बदमाशों ने हाईजैक कर लिया, जो टीला मोड़ इलाके में रिस्तल गांव के पास पलट गई थी। इसके बाद आरोपी शराबी की गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 147 हो गई। अब तक 12 लोगों ने इस गंभीर बीमारी के चलते जान गंवा दी है। जिले में अभी भी 88 एक्टिव केस हैं, हालांकि 9 मरीज ठीक भी हुए। फिरोजाबाद के बीमार कारखानों को एक बार फिर से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई। ऑक्सीजन संकट के बीच सरकार ने कांच समेत बाकी कारखानों में ऑक्सीजन पर तत्काल रोक लगा दी थी। शामली में 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो 2 मरीजों की मौत की खबर है। हालांकि 79 लोगों के ठीक होने के बाद अभी भी जिले में 980 एक्टिव केस हैं। सहारनपुर की जनकपुरी पुलिस और ड्रग विभाग को बड़ी सफलता मिली है। अवैध रूप से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर एक अभियुक्त को पकड़ा गया है। पकड़े गए इंजेक्शन दूध देने वाले पशुओं को लगाए जाते हैं। रामपुर पुलिस ने कोरोना कंट्रोल को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से अब तक 5.5 करोड़ की वसूली हुई है। अमरोहा नगर की मंडी समिति में एसडीएम ने गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने घटतौली की शिकायत मिलने पर वहां मौजूद रजिस्ट्रार को भी चेक किया और अधीनस्थ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना के कहर की। तो उत्तराखंड में भी कोरोना की संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बीते 24 घंटे में 2146 नए केस मिले हैं और 81 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं लोगों की सहूलियत को देखते हुए राशन की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा देहरादून से जुड़ गए। रवि, आंकड़ों की अगर बात करें तो संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो घटते जा रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी परेशान कर रहा है। हालांकि
प्रशासन सख्ती बरत भी रहा है, और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों की भी अगर बात करें तो 81 और लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। भले ही अगर हम बात करें तो 2100 कुछ मामले उत्तराखंड में आए हैं, जो कि काफ़ी कम है। अगर पिछले 2 हफ्तों के अगर हम बात करें तो आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा है संख्या के हिसाब से। तो ऐसे में जो चिंताएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ख़ासतौर पर अगर बात ये भी की जाए, क्योंकि मौतें जो है पिछले अगर वेव की हम बात करें तो उस वक्त जो है उत्तराखंड में इस तरीके की मौतों का सिलसिला नहीं था, लेकिन अब अगर हम बात करें तो लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ बढ़ा है। तो ऐसे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को समय रहते हुए तमाम चीज़ें उपलब्ध हो सकें, ऑक्सीजन बेड समय रहते मिल सके, वेंटिलेटर समय रहते हुए मिल सके। और लोगों से भी ये अपील की गई है कि जब भी वो कोरोना संक्रमित हैं और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत हो रही है तो अस्पताल जाने में देरी न करें, क्योंकि अक्सर जो मौतें हैं वो वही उन्हीं लोगों की हैं जो पहले के 5 से 6 दिन बाद जो है अस्पताल में जा रहे हैं, जब तक वो काफ़ी सीरियस हो चुके होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर कोशिश की जा रही है ताकि मौत के आंकड़े को कम किया जा सके। आज की अगर बात करें कौशल, तो आज के दिन 12 बजे तक जो है राशन की दुकानों को खोलने का भी निर्णय लिया गया है कि ये सिर्फ आज के दिन ही खुलेंगी, क्योंकि 1 तारीख तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू जारी है और लोगों की सहूलियत को देखते हुए कि कोई ऐसे राशन की किल्लत लोगों के लिए ना हो, तो ऐसे में आज दुकानें खुलेंगी। हालांकि जिला प्रशासन को ये तमाम चीज़ें अलर्ट की गई हैं कि आज जैसे ही दुकानें खुलती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी बेहद ख्याल रखा जा सके, क्योंकि जो थोड़ी सी भी जो चूक है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर हम कर्फ्यू की बात करें और अब आंकड़ों की बात करें तो लगातार पिछले दिनों से जो कर्फ्यू उत्तराखंड में जारी है उससे आंकड़ों में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और ऐसे में आज ये निर्णय जो है राशन की दुकानों को खोलने का लिया गया है, लेकिन ये सिर्फ दुकानें आज ही खुलेंगी। बाकी अभी 1 तारीख तक जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें पूरी तरीके से सख्ती रहेगी और सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खोली जा सकेंगी। जी बेशक, तो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और वक्त की यही मांग भी है कि समय रहते यदि दिशा निर्देशों का पालन सही से किया जाए और करवाया जाए तो संक्रमण की इस चेन को हम बहुत जल्द तोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देहरादून से अगली खबर, आज भी बीजेपी की कई बैठकें हैं। पार्टी नेताओं से मिलेंगे बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री। आगामी चुनावों को लेकर संगठन की चर्चा होने जा रही है। सीएम तीरथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी मंत्रणा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्टी नेताओं से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आज मुलाकात करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर संगठन की चर्चा होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है अगले साल। सीएम तीरथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी बैठक होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ही आज होगी तीरथ कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में तीरथ कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। वात्सल्य योजना को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में कोरोना रोकथाम को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। तो चलिए उत्तराखंड की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे विवाद पर उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान आया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि जिस तरह का माहौल है उसे देखते हुए सभी को बयानबाजी से बचना चाहिए। ब्लैक फंगस को लेकर हरिद्वार के अस्पतालों में अलर्ट है। हरिद्वार में हालांकि ब्लैक फंगस के अभी तक ज्यादा मामले नहीं आए हैं, मगर फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी पूरी है और सावधानी बरती जा रही है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल काशीपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कोविड कर्फ्यू हटाने को लेकर कल कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। अल्मोड़ा में ऑक्सीमीटर में धांधली की बात सामने आ रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह का कहना है कि सरकार ने अच्छी क्वालिटी के ऑक्सीमीटर बांटने को कहा था, लेकिन जो सामान बांटा गया वो चाइनीज है और मामले में जांच की उन्होंने मांग की है। हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत पर हाईकोर्ट ने हल्द्वानी पुलिस को 4 दोषी बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। 6 मार्च को जेल में कैदी की मौत हो गई। विकासनगर में 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। वैक्सीन न होने के चलते सीएसडी चक्राता में कोविड टीकाकरण का काम नहीं हो रहा है। चमोली में अवैध अतिक्रमण को हटाने गई पुलिस और नगर पंचायत की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई और लाठी डंडे भी चलाए गए। दरअसल नागनाथ पोखरी नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। नैनीताल के सूखाताल स्थित एक भवन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिससे मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल इस मकान तक पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया।
उत्तराखंड की सभी खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी और अब अगली खबर की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। चट्टान टूटने के कारण हाईवे बंद है। आवाजाही पर रोक लगी हुई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी सुनगर के पास चट्टान टूट गई है और टूटने से भारत तिब्बत सीमा का जो मेन मार्ग है वो बंद है। उपला, टकनोर, गंगोत्री धाम, नेलोंग, केपांग का मार्ग बंद हो गया है। बीआरओ की टीम और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। चट्टान बड़ी मात्रा में टूटने से आवाजाही ठप हुई है।